मैं अनीश शर्मा उड़ान आईएएस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उड़ान आईएएस एकेडमी ने 9 वर्षों की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी सीजीपीएससी की तैयारी के लिए टेस्ट श्रृंखलाएं प्रस्तुत की हैं और ये जो टेस्ट श्रृंखलाएं हैं बहुत ही न्यूनतम शुल्क में छात्रों के हित के लिए प्रस्तुत की जा रही हैं। इन प्रश्नों के साथ साथ विषय विशेषज्ञों के वीडियो विश्लेषण भी विद्यार्थियों को उपलब्ध होंगे, जिससे वे अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। टेस्ट सीरीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें छात्र बहुत ही आधारभूत स्तर से संपूर्ण स्तर के टेस्ट श्रृंखलाओं को हल करके अपने तैयारी को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त छात्र हम लोगों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से उड़ान आईएएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकॉन का बटन प्रेस करने के बाद आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके अतिरिक्त सीजीपीएससी के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनकी तैयारी को बेहतर रूप से करने के लिए आप हमसे ऑनलाइन माध्यम में भी जुड़ सकते हैं। मैं आज आपके सामने फॉरेस्ट्री या वानिकी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इकोलॉजी ऑफ मैनग्रोव्स एंड कोल्ड डेजर्ट। हम इसको कुछ सब टॉपिक में डिवाइड करके पढ़ेंगे कि मैनग्रोव का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा किसको हम लोग मैनग्रोव की कैटेगरी में शामिल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पाया जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और मैनग्रोव एक प्रकार का ऐसा पौधा है जो सभी एक्सट्रीम कंडीशंस अर्थात अनफेवरेबल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को क्या करता है, सरवाइव करता है और जिंदा रहता है। तो ये सर्वाइवल के लिए कौन कौन से एडॉप्टेशन या अनुकूलन अपनाता है इसको देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन या परिभाषा। अधिकतर जो मैनग्रोव्स है वो समुद्र के तटों पर पाए जाते हैं, जहां की भूमि या जो सॉइल रहता है वो क्या रहेगा, मॉइस्ट रहता है, नम रहता है। तो वेटलैंड्स या मार्शी एरियाज में ये पाए जाते हैं। तो समुद्रों और नदियों के किनारे पाया जाने वाला एक प्रकार का तटीय पौधा है और इसका अलग से बॉटनी में क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है, बस इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको मैनग्रोव के बारे में समझना है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, सभी प्रकार के प्रतिकूल परिस्थितियों अर्थात अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को एक्लेमेटाइज कर लेता है। तो हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव है कि मैनग्रोव सभी कठिन परिस्थितियों में क्या रहता है, अपने आप को सरवाइव करता है, इसको हमको समझना है। तो उस टॉपिक पे जाने से पहले ये देख लीजिएगा मैनग्रोव किस प्रकार का पौधा है। सामान्यतः जो पौधे रहते हैं उनमें क्या होता है, जो सॉइल या मिट्टी रहेगी तो नीचे में क्या रहता है, एक मुख्य जड़ टैप रूट कहलाता है, उसकी शाखाएं रहती हैं और ऊपर में क्या रहेगा, स्टेम रहेगा, ब्रांचेस रहती हैं, शाखाएं रहेंगी और क्या रहेंगी, पत्तियां, फूल और फल, फ्लावर, फ्रूट्स इत्यादि रहते हैं। तो सामान्य एक आइडियल जो प्लांट या आदर्श पौधा है ऐसा रहता है। मैनग्रोव्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिएगा ये मार्शी एरिया या दलदली क्षेत्र या तटीय कोस्टल एरियाज में पाया जाता है और इसके जो रूट्स हैं वो देखिएगा ये बाहर आ चुके हैं। इस प्रकार से इसके जो रूट्स हैं वो बाहर रहते जमीन के ऊपर। तो ये एक प्रकार का एक्सेप्शन या अपवाद है। तो ये ऐसा क्यों करता है इसको समझना जरूरी है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं ग्लोबल लेवल पे और हमारे इंडिया में। तो इसका विस्तार जो है, यदि हम लोग ग्लोबल लेवल में देखें तो ये जो एक क्या है, एक वर्चुअल लाइन है 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा, जो हमारे ग्लोब को बिल्कुल क्या करती है, बीच से इंटरसेक्ट करती है। उसके 20-30 डिग्री क्या हो जाएगा, नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है और इधर क्या हो जाएगा, साउथ हेमिस्फीयर। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में लगभग 30 डिग्री तक, 25 से 30 डिग्री तक, कितना है, 25 से 30 डिग्री तक का जो कंट्रीज हैं और उनके जो कोस्टल एरियाज है, उनके जो तटीय प्रदेश है, वहां पे ये क्या पाया जाएगा, मैनग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। अगर हम लोग भारत में या अपने कंट्री इंडिया की बात करें तो देखिएगा हमारा कोस्टल एरिया कहां, ये गुजरात है। गुजरात से लेके जो कोस्टल एरिया स्टार्ट होता है वेस्टर्न घाट, फिर ये क्या हो गया, वेस्ट बंगाल तक जो आएगा ये क्या है, ईस्टर्न घाट। तो पश्चिमी और पूर्वी घाटों में इसका विस्तार है। इसके अलग अलग जोन को हम लोग क्या है बाद में डिस्कस करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है और ये जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, तो वेस्टर्न कोस्टल एरिया
का कंपेयर यदि हम लोग करेंगे ईस्टर्न कोस्टल एरिया, पश्चिमी घाट का की तुलना करें पूर्वी घाट में, तो मैंग्रोव कहां ज्यादा मिलते हैं? तो याद रखना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पूर्वी तट पर मैंग्रोव ज्यादा पाए जाते हैं। हम लोग जब कभी भी मैंग्रोव के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि सुंदरबन का डेल्टा है वेस्ट बंगाल में, यही मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है। बट हमको याद रखना है मैंग्रोव फॉरेस्ट इसके अलावा गुजरात और ये जो पूरा पश्चिमी तट पर उपस्थित जो राज्य है, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, केरल, कर्नाटक और इधर तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक इसका विस्तार है। सर्वाधिक भले सुंदरबन का डेल्टा में होगा, बट यहां पूरे एरियाज में पाया जाता है। तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से बनता है, इसको ध्यान में रखना है हमको। ये कहां से मिल रहा है? पूरा गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक के कोस्टल एरियाज में पाया जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में हुआ। और कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट देखें तो पूर्वी तथा पश्चिमी तट में विस्तार के साथ साथ जो अंडमान और निकोबार है, यहां पे भी मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल में 6740 वर्ग किलोमीटर पे, और कुल जो मैंग्रोव पूरे वर्ल्ड में है, ग्लोब में है, उसका लगभग 7%, 7% कहां पे मिलता है? हमारे भारत देश में। तो इस प्रकार आपको मैंग्रोव को समझना है कि क्वेश्चन कहां से बनेगा। तो ये मैंग्रोव का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इंडिया में हुआ, और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटास एंड फैक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका एडॉप्टेशन देखना है हमको, कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है कि भाई मैं आपको पहले भी बताया कि मैंग्रोव एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव करने की क्षमता रखता है, अर्थात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह सरवाइव कर सकता है, जिंदा रहता है। आप जितना भी एक्सट्रीम कंडीशन अपने दिमाग पे आप विजुलाइज करेंगे या इमेजिन करेंगे, उतना सभी वो सह लेता है। जैसे कि वो एसिड वाला पानी हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो मार्शी दलदली एरिया हो, ऐसा क्षेत्र जहां पे ऑक्सीजन कम है या ऐसा क्षेत्र जहां पे खनिज कम है, ऐसे सभी क्षेत्रों में टाइडल एरियाज भी होते हैं जो ज्वारी क्षेत्र, इन सभी एरियाज में ये पाया जाता है। तो एक्सट्रीम कंडीशन जो है मैंग्रोव के लिए वो क्या क्या है? जैसे सैलिनिटी, लवणता, मतलब अत्यधिक खारापन, उसमें क्या रहेगा? सोडियम पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा हाई रहेगी। तो जो पौधों के लिए एक निश्चित अनुपात में चाहिए, उससे भी बहुत कहीं अधिक सांद्रता या कंसंट्रेशन है, तो यहां पे भी मैंग्रोव सर्वाइव करता है। ज्वारी क्षेत्र जहां पे ज्वार भाटा या टाइड्स आते हैं, वहां पर भी अवायवीय दशाएं, एनारोबिक कंडीशन जहां पे ऑक्सीजन कम होता है, वहां पर भी कम खनिज जहां पे मिलते हैं, जैसे कि क्या हो गया, जो सामान्यतः पौधों के लिए इंपॉर्टेंट जो क्या रहते हैं, मिनरल रहते हैं, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटेशियम हो गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इनकी कमी भी रहेगी तब भी ये सरवाइव कर सकता है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर इसलिए, एक बार फिर देख लेते हैं, देखिएगा ग्लोबल लेवल पे ये कहां पे पाया जा रहा है? जहां पे जियोग्राफिक कंडीशन या भौगोलिक दशाओं के कारण सीधे क्या होती है, सनलाइट पड़ती है। तो 0 डिग्री इक्वेटर में साल भर सनलाइट अच्छा पड़ता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा वाला ये जो जोन है, यहां बहुत अच्छा सनलाइट रहता है। तो ये जो सनलाइट के कारण टेम्परेचर भी हाई रहता है, तो इस जगह में भी मैंग्रोव सर्वाइव करता है। चलिए अब हमको देखना है, समझना है कि भाई मैंग्रोव में ये एडॉप्टेशन कैसे आया, क्यों मैंग्रोव इतने एक्सट्रीम कंडीशन में रह लेता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है, इसके साथ लेकर चलते हैं हम और समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं लवणता या सैलिनिटी से कैसे प्रोटेक्ट कर लेता है मैंग्रोव अपने आप को। मतलब यदि कोई भी एलिमेंट, तत्व की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, सांद्रता, तब भी मैंग्रोव कैसे सरवाइव करेगा। तो देखिएगा क्या होता है, कोई भी जो रूट रहता है उसमें सुरक्षात्मक परतें रहती है। सुरक्षात्मक परतें कैसे रहेंगी? जैसे कि कोई रूट हो गया तो उसका बाह्य आवरण, उसको एपिडर्मिस बोला जाता है, अंदर का आवरण उसको एंडोडर्मिस बोला जाता है। तो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस क्या करती हैं, जो लवण रहते हैं जो अनावश्यक, उनको रोक देते हैं बाहर कोशिकाओं के ही। इस प्रकार ये क्या करेगा, रक्षा कर लेता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी दूसरे तरीके से भी सॉल्ट या लवण अंदर प्रवेश कर गए तो क्या होगा, ये सॉल्ट ग्लैंड भी पाए जाते हैं इन पौधों में, और इसके द्वारा वो बाहर क्या करते हैं, इसको एक्सक्रीट कर देते हैं, निकाल देते हैं। इसके अतिरिक्त सिस्टोलिथ नामक क्या है, कुछ विशेष प्रकार की भी
कोशिकाएं मैंग्रोव फॉरेस्ट में, वनों में पाई जाती हैं पौधों के अंदर, जो कि क्या करती हैं, सॉल्ट को स्टोर कर लेती हैं। तो ये 3 तरीकों से ये क्या कर लेगा, सैलिनिटी से सुरक्षा कर लेता है। कैसे सैलिनिटी से सुरक्षा कर रहा है? एक तो जो सुरक्षात्मक परतें रहती हैं एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस, ये करेंगी। दूसरा, कुछ सॉल्ट ग्लैंड रहती हैं, वो बाहर कर देती हैं अतिरिक्त सांद्रता को। और तीसरा क्या तरीका हो गया, सिस्टोलिथ नामक कुछ विशेष कोशिकाएं रहती हैं जो कि स्टोर कर लेती हैं। तो ये जो टर्म आ रहा है सिस्टोलिथ हो गया या सॉल्ट ग्लैंड, इसको हमको ध्यान में रखना है। दूसरा देखते हैं ये मार्शी एरियाज में या दलदली क्षेत्रों में कैसे अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। तो ये क्या करेगा, अपने रूट को मॉडिफाई करता है या जड़ों को क्या करेगा, रूपांतरित कर लेता है। जैसे क्या है, स्टिल्ट रूट हो गया। ये देखिएगा, ये वाले फोटो में देख सकते हैं आप, स्टिल्ट रूट का एग्जांपल है। ये हुआ क्या है, देखिएगा इसमें जो तना है वो तना ही क्या कर गया है, बहुत सारी शाखाओं में डिवाइड हो गया है इस प्रकार से। क्लियर, ये देख सकते हैं आप, इसमें क्या हो गया, किस प्रकार से इसने क्या किया है, अपने आप को मॉडिफाई किया है। तो इसमें बहुत सारी शाखाएं बन गई हैं, और ये जो शाखाओं में जब क्या होता है, तीव्र वेग से या ज्वार का कंडीशन आता है, टाइड आता है, हाई टाइड, तो ये क्या होगा, पानी इससे टकरा टकरा के क्या हो जाएगा, अलग अलग क्या है, डिवाइड हो जाता है। तो इसकी वेलोसिटी या वेग कम हो जाएगी। नहीं तो ये डायरेक्ट हाई वेलोसिटी से यदि टकराएगा तो क्या हो सकता है, पौधा गिर भी सकता है। तो इस प्रकार इसने स्टिल्ट रूट बना के अपने आप को क्या किया है, अपने आप को एडॉप्ट किया है। दूसरा देखते हैं बटरस रूट। बटरस रूट में क्या हुआ है देखते हैं, ये देखिएगा, ये तने के साथ जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, तना ही लग रहा है लेकिन ये तना नहीं है। ये क्या किया है, रूट का मॉडिफिकेशन है बटरस रूट, और इसमें क्या होता है, ये एक्स्ट्रा वाटर या अतिरिक्त पानी का जमाव कर लेता है। इस प्रकार से ये अपने आप को दलदली क्षेत्र में क्या करता है, अनुकूलित कर लेता है। और ज्वारी क्षेत्र में देखिए कितना इंपॉर्टेंस है मैंग्रोव का। यदि हाई टाइड आता है तो वो शहर आसपास क्षेत्र, गांव, फसल इत्यादि को क्या कर सकता है, यदि खराब करेगा तो इससे क्या करता है, मैंग्रोव सुरक्षा करता है दूसरे पौधों की। इसी कारण ये तटीय क्षेत्रों में रहने के लिए एडॉप्टेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट एडॉप्टेशन जो होता है मैंग्रोव का, निमेटोफोर्स। इसको समझते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि निमेटोफोर्स क्या होते हैं। देखिएगा, निमेटोफोर्स क्या है, विशेष प्रकार की जड़ें हैं जो मैंग्रोव्स में पाई जाती हैं। सामान्य जड़ों की विशेषताएं क्या होती है, जो सामान्य पौधे हमारे आसपास रहते हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। मतलब कैसा है, इसका कहने का तात्पर्य कि भैया क्या होगा, ये सॉइल में मिट्टी हो गई तो जड़ क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के साथ क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स के साथ साथ ही नीचे जाएगा। तो पॉजिटिवली क्या हो जाएगा, जियोट्रॉपिक, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के लिए धनात्मक। निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। तो लाइट कहां रहेगा, मिट्टी के ऊपर, तो यहां पे मिट्टी के अंदर लाइट पहुंचेगी क्या, नहीं, तो इसके लिए निगेटिव हो जाएगा, फोटोट्रॉपिक। तो इस प्रकार पौधे की जड़ें क्या रहती हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। लेकिन मैंग्रोव में इससे अलग क्या है, इसने एडॉप्टेशन किया है अपने आप को वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए। और इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन। याद रखना है, प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है, श्वसन करता है, और उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण के अतिरिक्त एक अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटी या उपापचयी क्रिया है। तो निमेटोफोर्स क्या होता है, विशेष प्रकार की जड़ें रहती हैं जिसमें छिद्र युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहां ध्यान रखना है, निमेटोफोर्स क्या है भाई, निमेटोफोर्स तो रूट है, जड़ है। और उस रूट में क्या होता है, उस रूट में क्या होता है, पोर या छिद्र पाए जाते हैं, जैसे कि आपने स्पंज में देखा होगा। तो इस प्रकार का क्या है, एडॉप्टेशन मैंग्रोव में देखने को मिलता है। ये देखिएगा, ये कुछ विशेष प्रकार के मैंग्रोव के रूट हैं। ये क्या रहते हैं, इसमें इस प्रकार का जो रूट, अब ये जमीन के बाहर आ गया तो ये एक्सेप्शन है। बाहर क्यों आया, ठीक है, यह अपवाद है कि जड़ें बाहर आ गई हैं जमीन से। और यह अपवाद क्यों हुआ है मैंग्रोव में, ताकि यह श्वसन के लिए क्या करे, जड़ों में विशेष प्रकार का छिद्र बना के रखता है और यहां से ऑक्सीजन ये कंज्यूम करता है। तो ये जो रूट है इसको निमेटोफोर्स बोलते हैं। इसमें जो पोर पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, इसको निमेटोथोर्स बोलते हैं। तो जड़ क्या कहलाता है, निमेटोफोर कहलाता है। और जो इसमें पोर या छिद्र रहते हैं जिसको निमेटोथोर्स बोलते हैं, यही क्या करेगा, ये जो पोर है या छिद्र है, यही ऑक्सीजन को अंदर क्या करता है, लाता है। तो अब मैंग्रोव में कैसा हो गया रूट, ये हो गया है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक और निगेटिवली जियोट्रॉपिक। मतलब ये गुरुत्वाकर्षण बल के
विरुद्ध कार्य कर रहा है और ऊपर वृद्धि कर रहा है और क्या करता है, सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाता है। ये देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक और निगेटिवली क्या हो जाएगा, जियोट्रॉपिक। तो ये विशेष प्रकार का एडॉप्शन निमेटोफोर्स नामक जड़ों के द्वारा मैनग्रोव करता है और ऐसे मार्शी या दलदली क्षेत्रों में वो जीवित रहता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि भाई इसमें एक विशेष प्रकार का रिप्रोडक्शन या प्रजनन का मेथड पाया जाता है। किसमें, मैनग्रोव में, जिसको विविपैरिटी बोलते हैं। देखिएगा विविपैरिटी टर्म को मैं हिंदी में आपको बता दूं, ओविपेरस। ओविपेरस जो एक टर्म है यूज होता है साइंस में जानवरों के लिए, अंडे देने वाले जानवरों को ओविपेरस कहा जाता है। विविपैरस, विविपैरस क्या करते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं, विविपैरस कहलाते हैं। और ये घटना फिनोमिनन विविपैरिटी कहलाती है। तो भाई ये थोड़ी ना बच्चे को जन्म देगा मैनग्रोव। फिर क्या होता है, सामान्य सा जो कोई पौधा रिप्रोडक्शन करता है, सामान्य सा कोई पौधा जो फूल का है या कोई फल का है जो हमारे घर के आसपास रहता है, तो वो पौधा प्रजनन कैसे करेगा भाई, उसमें क्या रहेगा, एक क्या रहेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है और उसमें क्या रहता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मतलब एक क्या है, मादा प्रजनन तंत्र रहेगा और एक नर प्रजनन तंत्र रहेगा। नर प्रजनन तंत्र में क्या होगा, पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं या पराग कण। और ये जो पराग कण रहते हैं वो क्या होता है, पॉलन ग्रेन वायु, विंड के द्वारा, इंसेक्ट कीड़ों के द्वारा, वाटर पानी के द्वारा, अन्य माध्यमों से क्या हो जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में चले जाते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या रहेगा, अंडाशय या ओवरी, जहां पे एग सेल रहते हैं और वहां एग सेल से ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा, मिल करके जाइगोट का निर्माण कर लेगा। ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, सामान्य प्रजनन की घटना जो पौधों में होती है। क्लियर। लेकिन यहां पे ये घटना नहीं घटने को देखने को मिलती और इसके लिए ये क्या किया है, पौधे का ये जो फल है, इस फल का ही बीज क्या हो जाएगा, नीचे यहां पे गिर जाता है और इस बीज से ही नए पौधे का, देखिएगा ये फल और यहां पे ढेर सारे छोटे छोटे पौधे हैं। तो हो क्या रहा है, डायरेक्ट फल के बीज से ही नया पौधा तैयार हो रहा है। इसी कारण इस घटना को विविपैरिटी बोलते हैं और ये अपनी संख्या में क्या करता है, मैनग्रोव वृद्धि करता है। तो इसने रिप्रोडक्शन के द्वारा भी, विविपैरिटी के द्वारा भी अपने आप को एडॉप्ट किया, अनुकूलित किया। उच्च तापमान में, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभी हम क्या देखने, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। यहां से हम ये देख रहे हैं कि मैनग्रोव कोस्टल एरियाज या मार्शी एरियाज में ही पाया जाता है, दलदली और तटीय क्षेत्रों में। लेकिन मैनग्रोव बहुत ही अद्भुत प्लांट है, वो अपने आप को जीरोफिटिक कंडीशन, मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा जो ड्राई एरियाज रहते हैं, एकदम शुष्क जगह, जैसे कि हमारा थार का मरुस्थल है, कच्छ का रण है गुजरात में, वैसे जगह में भी ये मिल सकता है। कैसे रहता है देखिएगा, हाई टेम्परेचर में और जीरोफिटिक जो कंडीशन रहते हैं उसमें मरुद्भिद कहलाता है। ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, मरुद्भिद कहलाते हैं। तो ये क्या होगा, जीरोफिटिक कंडीशन में भी क्या है, एडॉप्ट कर लिया है अपने आप को। और ये फिजिकली ड्राई कंडीशन, मतलब कार्य की शुष्कता, मतलब कि या तो ऐसे जगह में होगा, रेत वाले जगह में जहां पे पानी बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा, इसको समझना है हमको, दूसरा कैसे रह सकता है ये, देखिएगा शुष्क क्षेत्रों में मैनग्रोव अपने आप को कैसे अडॉप्ट करता है। जैसे कोई यहां पे तालाब है या दलदली क्षेत्र है जहां पे पानी भरा हुआ है और यहां पे क्या है, ये पौधा लगा हुआ है। लेकिन क्या होगा देखिएगा, यहां पे रेगिस्तान वाला जो जगह है या शुष्क जगह है, ड्राई एरिया, वहां पे पानी बहुत कम, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो सॉल्ट है वो ज्यादा रहेंगे। पानी बहुत कम है, सॉल्ट ज्यादा है। बात को समझना है, मतलब यदि हम लोग बात करें तो यहां पे क्या है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं 100 ml वाटर हमने क्या किया, इस पॉन्ड का, तालाब का लिया, तो इस 100 ml वाटर में क्या हो जाएगा, यहां पे सॉल्यूट ज्यादा हो जाएगा। सॉल्यूट कहने का मतलब है सैलिनिटी, लवणता, मतलब यहां पे साल्ट, जैसे कि मान लेते हैं सोडियम, पोटेशियम इत्यादि का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और पानी क्या है, बहुत कम है। मतलब यहां पे क्या हो गया, सॉल्यूट या विलेय क्या होगा, सॉल्यूट हो जाएगा। यहां पे जो पाए जाने वाले जो सॉल्ट है और क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट या विलायक हो जाएगा वाटर। तो यहां पे क्या हो गया, वाटर या पानी का जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता, वो हो जाएगी कम। और याद रखिएगा, किसी भी चीज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है, सदैव बिल्कुल प्रकृति का नियम है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में, हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन, बिल्कुल ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। उसके कुछ एक्सेप्शन है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। नॉर्मल एक क्या फिनोमिनन है, क्या है, थ्योरी है कि भाई कोई भी जो क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, सब्सटेंस होगा, वो क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से मूव करता है लोअर, मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में। अब यहां मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे पानी तो जरूर है, लेकिन यहां पे सॉल्ट बहुत ज्यादा हो चुका है, सॉल्ट का सांद्रता बहुत ज्यादा है, तो ये जो यहां पे पानी जो है, इसका जो कंसंट्रेशन है ये कम है। तो पानी का जब कंसंट्रेशन कम होगा तो वो मूव नहीं करेगा। कहां नहीं मूव करेगा, ये पौधे की तरफ इसका ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन नहीं होगा, मतलब इस पौधे को पानी कम उपलब्ध होगा। तो इस कंडीशन में भी मैंग्रोव सर्वाइव करता है। और ये टिपिकल साइंस का और बहुत ही टफ क्या है, एक टर्म है जिसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या बोला जाता है, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हाई सलाइन वाटर का मैंने एग्जांपल देके इसको बताया। अपने आप में ये बड़ा कठिन टर्म है, तो बहुत ही सामान्य तरीके से मैंने आपको बता दिया कि पानी कम है, और पानी जब अधिक रहेगा तभी अधिक पानी कम पानी की ओर जाएगा, समझ रहे हैं। या पानी या जो वाटर जहां पे हायर कंसंट्रेशन है पानी का, उस जगह को वो छोड़ के लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। भाई आप फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे कि इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे कोई भी पदार्थ का जो मूवमेंट होता है डिफ्यूजन या विसरण में, हायर कंसंट्रेशन से लोअर, उच्च सांद्रता से निम्न में। वही मैं बता रहा हूं इस टफ टर्म को, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट को, कि पानी कम है, सॉल्ट ज्यादा है तो पानी मूव नहीं करेगा। और मान लो सॉल्ट मूव करेगा, क्योंकि सॉल्ट का तो कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, तो इसका एडॉप्टेशन कैसे करता है मैंग्रोव, इसको मैंने जस्ट अभी बताया। उसमें सिस्टोलिथ है, उसमें सॉल्ट ग्लैंड है, और वो बाहर की जो त्वचा है एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस, सॉल्ट को अंदर आने नहीं देगी। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे इसी प्रकार।